Today, friends, we will discuss the anti-defection law. The anti-defection law is mentioned under the 10th schedule, which was introduced by the 52nd Amendment Act. Anti-defection law 10th schedule के अंदर mention है. As we all know, we have 12 schedules, and in the original constitution we have 8 schedules. So it means जो 10th schedule है वो introduce बाद में किया गया होगा. तो it was introduced by the 52nd Amendment. तो 52nd अमेंडमेंट के हेल्प से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ को लाए और बाद में हमने एंटी डिफेक्शन लॉ में अमेंडमेंट भी किए एंड लेटर अमेंडेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट. क्लियर? सो वी नो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ को अब आता है पर्पस क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ का और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ. द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन. एंटी डिफेक्शन लॉ किसके लिए? डिस्क्वालीफाई करता है. किसको? उनको डिस्क्वालीफाई करता है जो क्या करते हैं? डिफेक्शन करते हैं, दल बदल करते हैं. द एक्ट प्रोवाइड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. वर्ड इंपॉर्टेंट है डिफेक्शन. लोग क्या करते हैं? दे इलेक्टेड ऑन दी पार्टी टिकट्स और एज वेल एज इंडिपेंडेंटली. लोगों से वोट लेते हैं, लोग उनको वोट करते हैं और बाद में कुछ पर्सनल गेन्स के लिए अपनी पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं. तो लोगों का ट्रस्ट क्या कर रहे हैं? वो ब्रीच कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट करते हैं आइदर एट द स्टेट लेवल और आइदर एट द यूनियन लेवल. एज वी हैव द एग्जांपल ऑफ मध्य प्रदेश. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, उससे फंड्स का वेस्टेज होता है, लोगों का ट्रस्ट टूटता है. तो इन सब को रोकने के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ को लाए 52nd अमेंडमेंट एक्ट से. बट अभी भी हम देखते हैं काफी बड़ी मात्रा में डिफेक्शन होता है. तो इसका मतलब एंटी डिफेक्शन में बहुत सारे कुछ लूप होल्स होंगे. जब तो डिफेक्शन हो रहा है तो पहले हम एंटी डिफेक्शन की प्रोविजंस देखेंगे, फिर उसके लूप होल्स देखेंगे और बाद में हम देखेंगे हम कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं. क्लियर? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन. कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और वी हैव 3 टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. एक एमपी एमएलए 3 तरह से डिस्क्वालीफाई हो सकता है. फर्स्ट इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन. पहला ग्राउंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है. थोड़ा ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 101, 102 ये एमपीज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एंड आर्टिकल 119, 191 ये एमएलएज के लिए. ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन है. जैसे कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन बताओ. ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. अगर अपनी वो सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंडेड, इंसॉल्वेंट. दीज आर सम डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन itself. Then there are some disqualification which are mentioned under RPA, Representation of People Act, RPA 1951. RPA के अंदर भी बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं. जो RPA के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो कैसी है कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए. आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगे जिसमें आपका पनिशमेंट 2 या 2 से ज्यादा सालों में मिला हो. आप एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं करोगे. ऑल दिस टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. एंड द थर्ड ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून. सो दे आर 3 वे ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. One is under the constitution, second is RPA, and third is anti-defection. We will mainly focus on anti-defection. These will be dealt later. अब बात आती है डिसाइड कौन करता है. जब डिस्क्वालिफिकेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और आरपीए के अंदर, तब डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 103. बट प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है वो एडवाइस पे होता है. फर्स्ट ही विल टेक द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि किसी को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना.
और जो एडवाइस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा वो बाइंडिंग होगी किस पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाट अबाउट एंटी डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन में जो डिस्क्वालीफाई करने का पावर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। किसके पास होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ही कैन बी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत? आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस क्या हैं। नाउ प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या प्रोविजंस हैं डिफेक्शन के। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमपीज और एमएलए जो हमारे होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। मेनली क्या 3 ही टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्टेड ऑन पार्टी टिकट, जो पार्टी टिकट पे इलेक्ट हो गए आते हैं। मींस कोई बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहा है, कोई आपसे, तो पार्टी टिकट पे इलेक्ट हो गए हैं। अब जिन्हें टिकट ना मिले वो फिर निर्दलीय इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि सबको तो टिकट मिल नहीं सकता, तो इंडिपेंडेंट्स। अब इंडिपेंडेंट के मजे कब आते हैं? जब कोalition गवर्नमेंट बनने के चांस हो, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले और 4-5 सीटों से कम हो, तब इनके मजे आते हैं। ये इंडिपेंडेंट्स हैं। और थर्ड है नॉमिनेटेड मेंबर्स। एज वी नो, राज्यसभा as well as state legislative assemblies और councils have nominated members। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं 4 फील्ड से, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर नॉमिनेट करता है, बट वो 5 फील्ड से करता है। जो अगला फील्ड है, वहां पे जो इंपॉर्टेंट फील्ड है वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। तो एमपीज और एमएलए कितने तरह के हो गए हमारे? 3 टाइप, इलेक्टेड और पार्टी टिकट, इंडिपेंडेंट, नॉमिनेटेड। पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्टेड और पार्टी टिकट, जो पार्टी टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे काम करता है, उन पे कैसे डिस्क्वालिफिकेशन लगती है। तो इसमें हमें 2 बात ध्यान रखने की जरूरत है। जो ऐसे मेंबर हैं, दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड ऑन 2 ग्राउंड्स। समझो पहले, मींस अब सबसे लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं मुकुल रॉय का। बहुत चालाक आदमी। इसमें 2016 पे इस पे एक सीबीआई का केस हुआ, जब ये टीएमसी में था, तृणमूल कांग्रेस में, और बड़ी पोजीशन पे था, पार्टी में नंबर 2 था। देन ही लेफ्ट द पार्टी, जॉइंस बीजेपी, और बीजेपी से इसने क्लीन चिट ले ली, बीजेपी में गया, केस खत्म। नाउ ही फॉर द इलेक्शन, became MLA, but the BJP lost in Bengal. He left BJP and again come back in TMC. अब मुकुल रॉय इलेक्टेड में MLA है, किसके टिकट पे इलेक्ट हुआ है? बीजेपी के टिकट पे। बट अब वो क्या हो गया है? घर वापसी, टीएमसी में आ गया है। तो लोगों के साथ क्या हुआ? धोखा। तो ऐसे लोगों पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अब वो वापस तो आ गया है टीएमसी में, बट अब वो मेंबर नहीं रहेगा, किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो जो ऐसे लोग हैं जो पार्टी टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, उन पे 2 कंडीशन में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। फर्स्ट कंडीशन, वॉलंटरीली लेफ्ट द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, अपनी इच्छा से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दें। मैं बीजेपी से हूं या फिर मैं कांग्रेस से हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया अपनी मर्जी से, और मैं एमपी एमएलए हूं, तो मेरी मेंबरशिप भी जाएगी, एमपी एज वेल एज एमएलए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन गिवन बाय द पार्टी व्हिप। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हिप। व्हिप हर पार्टी का एक ऑफिसर होता है जिसका आदेश पार्टी के सारे मेंबर्स को मानना होता है, एमपीज हो या फिर एमएलए हो। अगर व्हिप ने कोई ऑर्डर दिया है कि आपको पक्ष में वोट करना है, विपक्ष में वोट करना है, और आपने उसके अगेंस्ट कोई काम कर दिया या आपने वोटिंग ही नहीं की, मींस व्हिप के ऑर्डर को नहीं माना, देन ऑल्सो एंटी डिफेक्शन लॉ विल अप्लाई। पार्टी ने बोला कि इसके पक्ष में वोट डालना है और आपने जाकर उसके विपक्ष में वोट डाल दिया,
क्लियर। अब यहां एक प्रोविजन भी यहां पे एक कॉन्सेप्ट भी आता है, यहां पे एक दिक्कत भी है एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। तो आप बोलोगे कि इंडिया तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, और यहां एमपीएमएलए क्या कर रहे हैं, व्हिप को फॉलो कर रहे हैं। इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यस, इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। बट जब हम लार्जर पिक्चर देखते हैं, बहुत बड़ी स्केल पर जब डिफेक्शन होते हैं और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, उसकी तुलना में ये थोड़ा छोटा है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो दो ग्राउंड समझ में आ गए। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसके लिए? इलेक्टेड ऑन पार्टी टिकट। मींस मैं मेंबर हूं किसी पार्टी का और मुझको व्हिप ने ऑर्डर दिया है कि आपको इसके अगेंस्ट वोट करना या फिर इसके पक्ष में वोट करना है, इसके फेवर में वोट करना है, और मैंने व्हिप के अगेंस्ट में जाकर काम किया, व्हिप के अगेंस्ट में जाकर वोटिंग की, और मैंने 15 दिन के अंदर माफी मांग ली कि गलती हो गई, और पार्टी ने मुझको कंडोन कर दिया, माफ कर दिया, देन मेरे पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगी। क्लियर? पार्टी टिकट वाला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऐसे मेंबर जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस से देखने से पहले हम एक सुप्रीम कोर्ट का केस देखते हैं। केस है रवि नायक केस। मीन्स आप डिसाइड कैसे करोगे कि फॉर्मली रिजाइन का मतलब क्या है और वॉलंटरी का मतलब क्या है। वॉलंटरीली लेफ्ट द पार्टी, एक पर्सन लो, उसने फॉर्मली रिजाइन नहीं किया बट उसकी एक्टिविटीज एंटी पार्टी हैं, वो पार्टी को बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहा है, लीडर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या हम उसको ऐसे माने कि उसने वॉलंटरी लेफ्ट कर दी पार्टी? तो क्या सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, नो नीड फॉर द फॉर्मल रेजिग्नेशन, कोई फॉर्मल रेजिग्नेशन की नीड नहीं है। इवन उसने फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं दिया और उसकी एक्टिविटीज एंटी पार्टी है, तब भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। इसका सबसे अच्छा केस है शत्रुघ्न सिन्हा। ऑल्दो उन पे एंटी डिफेक्शन लागू नहीं हुआ, वो बीजेपी में थे बट वो रेगुलरली पार्टी को क्रिटिसाइज करते रहते थे। इतना क्लियर हो गया। उसके साथ साथ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, जो है स्प्लिट मर्जर एंड द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। वेरियस क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हियर। क्लियर? अभी हम उसी को देख रहे हैं कि जो पार्टी टिकट पे इलेक्ट हुए हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट इज ऑफ स्प्लिट मर्जर एंड द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। फर्स्ट, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ना इंडिविजुअल डिफेक्शन अलाउड नहीं था। इंडिविजुअली आप डिफेक्शन करोगे, दूसरी पार्टी में जाओगे तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, ओरिजिनल लॉ में जो लिखा था। बट उसने होलसेल में अलाउड रखा था, मतलब थोक में डिफेक्शन होगा नहीं चलेगा, होलसेल में अलाउड है। होलसेल में कैसे? स्प्लिट को उसने अलाउड किया था। किसको अलाउड किया था? स्प्लिट को। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है एक तिहाई। अगर किसी पार्टी में 12 मेंबर हैं और उसके एक तिहाई मेंबर छोड़कर उसको चले जाएं, मींस 4 मेंबर चले गए दूसरी पार्टी में, तो स्प्लिट अलाउड था, उन्हें जाना अलाउड था, उनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। उसके साथ साथ हमें मर्जर को समझने की जरूरत है। पहले मर्जर का मीन्स होता है 2/3, स्प्लिट इज 1/3, मर्जर इज 2/3। अगर किसी पार्टी के 2 तिहाई लोग छोड़ के चले जाएं तो इसका मतलब क्या, पार्टी में ही कोई दिक्कत होगी। 2 तिहाई लोग छोड़ के चले गए दूसरी पार्टी में, इसका मतलब होता है मर्जर। अब हम समझते हैं, बिफोर 91st अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट से पहले स्प्लिट अलाउड था। आप स्प्लिट करो, आपकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। 91st अमेंडमेंट एक्ट के बाद स्प्लिट को क्या कर दिया? डिक्लेयर्ड स्प्लिट एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर आप स्प्लिट करोगे, अगर किसी पार्टी के एक तिहाई मेंबर दूसरी पार्टी में चले गए हैं तो उनकी मेंबरशिप जाएगी। बट मर्जर इज प्रोटेक्टेड, मर्जर को अलाउड कर दिया। मींस अगर किसी पार्टी के 2 तिहाई लोग अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो जाना उनको अलाउड है। इसका मतलब आप ग्रुप में डिफेक्शन करो अलाउड है, इंडिविजुअल डिफेक्शन करो अलाउड नहीं है। ये फिर केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 91st अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड माना कि जितने ज्यादा लोग होंगे चांसेस उतने कम होंगे कि करप्शन कम है। पार्टी में कोई दिक्कत है कि 2 तिहाई लोग छोड़ के उसको जा रहे हैं। अभी आपको स्प्लिट, मर्जर, 91st अमेंडमेंट एक्ट क्लियर। 91st अमेंडमेंट एक्ट में 2-3 प्रोविजन और थे, जैसे कि दूसरा प्रोविजन था, इसने मिनिस्ट्रियल पोस्ट को 15% पे लिमिट कर दिया।
कि जो गवर्नमेंट होगी उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो, उनकी टोटल जो नंबर होंगे वो 15% से ज्यादा नहीं होंगे। मीन 70 से 75 के आसपास मिनिस्टर्स होंगे। और दिल्ली के लिए उसको 10% फिक्स किया गया था। क्लियर? मीन 6 से 7। और उसके साथ साथ एक प्रोविजन और था 91st अमेंडमेंट एक्ट में कि जो मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ से डिस्क्वालीफाई हुआ है वो डिस्क्वालीफाई रहेगा मिनिस्टर बनने से भी। उसको मिनिस्टर भी नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वो री इलेक्टेड ना हो जाए। स्प्लिट मर्जर 91st अमेंडमेंट एक्ट क्लियर। रवि नायक केस क्लियर। अब हम देखते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स के साथ क्या केस है। इलेक्टेड ऑन पार्टी टिकट तो सभी को क्लियर हो चुका है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। नॉमिनेट कौन करता है? राज्यसभा में प्रेसिडेंट करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर करते हैं। क्लियर? तो हम नॉमिनेटेड मेंबर्स को देखते हैं और इंडिपेंडेंट को देखते हैं। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स का केस आता है। इलेक्टेड ऑन पार्टी टिकट हमने क्लियर कर लिया है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ये दो टाइप के होते हैं। ये भी एक तो वो है जो किसी पार्टी के मेंबर हैं, लाइक आई एम अ मेंबर ऑफ बीजेपी और मुझे राज्यसभा में नॉमिनेट करा दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर? तो मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा है बट मैं बीजेपी का मेंबर हूं। तो मुझ पे कौन से नियम लागू होंगे? मुझ पे सेम रूल लागू होंगे जो पहली कंडीशन में थे। मींस पहली कंडीशन क्या कि मुझे व्हिप को मानना होगा, व्हिप को मानना होगा और मैं पार्टी की मेंबरशिप नहीं छोड़ सकता। मींस सेम विल अप्लाई पार्टी टिकट वाली जो कंडीशन थी जो हमने पहले केस में देखा था। बट हमें यह वाला समझना है, नॉट द मेंबर ऑफ पार्टी एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। टेक द एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर। सचिन राज्यसभा के मेंबर थे बट उससे पहले वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं थे, तो राज्यसभा में उनको नॉमिनेट किया गया। तो दे कैन ज्वाइन अ पार्टी विद इन 6 मंथ। ये 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं नॉमिनेशन के बाद। जब इनको नियुक्त कर दिया गया है, नॉमिनेट कर दिया गया है राज्यसभा में, अपर हाउस में, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जहां पे भी किया गया होगा, तो ये विद इन 6 मंथ अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं कोई दिक्कत नहीं, इनकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगी। बट आफ्टर 6 मंथ दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। 6 महीने के बाद अपनी किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं देन उनकी मेंबरशिप ले ली जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब हमें दो बात क्लियर हो गई है, ऐसे एमपी एमएलए जो पार्टी टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, सेकंड ऐसे एमपी एमएलए जो नॉमिनेटेड हैं, थर्ड इंडिपेंडेंट है। वो आपको ऐसे बता देते हैं, इंडिपेंडेंट निर्दलीय होते हैं, उनको अलाउड नहीं है, दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। वोट वो किसी भी पार्टी के लिए कर सकते हैं, दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड टू द पीपल। लोगों के प्रति क्या किया उन्होंने? फ्रॉड किया है, क्योंकि लोगों ने इंडिपेंडेंटली ज्वाइन किया है, इंडिपेंडेंट को चुना है और वो बाद में किसी पार्टी को चुन ले तो वो क्या होगा? फ्रॉड होगा। अब हमारा यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यहां से एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी आएगा। हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन? डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड कौन करता है? मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन को ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कौन डिस्क्वालीफाई करता है? क्लियर? किसके पास डिसीजन की पावर है? अब हमें देखना है कि कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन। यह बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन। हमने देखा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन है एंड अंडर आरपी जो डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन है, उनमें डिसाइड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड द एडवाइस गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन इज बाइंडिंग। बट एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में अलग है, यहां पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनती हैं। क्यों? देखो, हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन? द डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज फाइनल। तो कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन को? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। अब हमें पता है जो स्पीकर होता है वो इलेक्टेड होते हैं और वो वही पार्टी लाइंस में इलेक्टेड होते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि स्पीकर भारत में क्या एक न्यूट्रल पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? डिसीजन में पार्शियलिटी कर सकते हैं। कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है कि किस निश्चित टाइम में उन्हें डिसाइड करना है कि एक्शन लेना है। वो साल लगा सकते हैं, 2 साल लगा सकते हैं, वो पार्शियल भी हो सकते हैं। एंड ये भी लिखा है साथ में, द डिसीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू,
कि जो स्पीकर का डिसीजन है या फिर डेप्यूटी स्पीकर का जो डिसीजन है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मींस कोर्ट भी उसके डिसीजन को एग्जामिन नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू एज ऑल वी नो इज द पावर ऑफ जुडिशरी टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ ऑर्डर ईटीसी। तो जो स्पीकर ने डिसीजन दे दिया है वो फाइनल माने जाएगा। तो केस गया सुप्रीम कोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्योतो होलोन वर्सेस जाहिल लियू, जाहिल नहीं है ये, जाहिल लियू है, थोड़ा अलग नाम है। क्योतो होलोन वर्सेस जाहिल लियू 1993, वेरी इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। क्लियर? जैसे कि सेकुलरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है? एसआर बोमई केस। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है? केशवानंद भारती केस। क्लियर? राइट टू प्राइवेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है? पुट्टुस्वामी केस। एनवायरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है? आरसी मेहता केस। केसेस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर आंसर राइटिंग। जब आप इन केसेस को अपने आंसर्स में मेंशन करते हो तो आपका आंसर ऑथेंटिक होता है और आपको मार्क्स भी उससे ज्यादा मिलते हैं। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट केस है वो है क्योतो होलोन वर्सेस जाहिल लियू 1993। ये सब बुक में लिखा है कि क्योतो होलोन वर्सेस जाहिल लियू में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्पीकर के डिसीजन कभी क्या हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड इंटेंशन, कि उसकी इंटेंशन सही नहीं है। क्लियर? बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे मिलेगी, समझना इसको। स्पीकर इन इंडिया इज नॉट अ न्यूट्रल पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है ये कि भारत में स्पीकर एक न्यूट्रल पोस्ट बिल्कुल नहीं है, जैसे कि इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में क्या है? वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर। इंग्लैंड में अगर कोई स्पीकर बनता है तो वो सदा के लिए स्पीकर बन जाता है, वो पार्टी से अपना इस्तीफा दे देता है। भारत में ऐसी हेल्दी कन्वेंशन डेवलप नहीं है। भारत में क्या है? स्पीकर इंडिया इज नॉट अ न्यूट्रल पोस्ट। Decision of the speaker can be challenged on the grounds of malified intention, कि स्पीकर के डिसीजन को भी आप चैलेंज कर सकते हो किस पे? malified intention के ग्राउंड्स पे। अब यहां पे आर्टिकल 122 आता है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 122 SC इज नॉट टू इंटरफियर इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, पार्लियामेंट के काम में कोई इंटरफियर नहीं करेगा। बट अब यहां पे एक चीज देखो, अब जो स्पीकर काम कर रहा है वो एक क्वासी जुडिशियल काम कर रहा है, एक तरह से जुडिशियल इन नेचर काम कर रहा है। वो डिसाइड कर रहा है कि डिसक्वालीफाई करना है कि नहीं करना। और जितने भी क्वासी जुडिशियल फंक्शंस होते हैं या फिर क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स होती हैं, उन सबका सुपरविजन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? As per the Constitution, SC is not to interfere in the parliamentary proceedings. However, here he is performing as a quasi-judicial function. तो क्या काम कर रहा है वो? quasi-judicial function. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसमें लूप होल्स क्या हैं और कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं। लूप होल्स को क्या वे है, वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको जरूर आपको इसको साथ साथ नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मेंस में यही से ही पूछा जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं इश्यूज यहां से एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो सबसे पहला इशू है वो है अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। आप पार्टी लाइन के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते, विप के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते। एंड ऑल्दो इट इज अ फंडामेंटल राइट, और उसके साथ साथ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस होते हैं, स्पेशल राइट्स होते हैं, दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। परंतु एंटी डिफेक्शन के कारण उनका डिसेंट खत्म होता है, पहला। सेकंड, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पीकर। स्पीकर की जो पोस्ट है उसको पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, इम्पार्शलिटी नहीं है, पार्शलिटी होती है स्पीकर के डिसीजन में। थर्ड है लीगलाइज होलसेल डिफेक्शन। आप होलसेल में डिफेक्शन करो, आप मर्जर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कैसे आप इसको मजबूत कर सकते हो एंटी डिफेक्शन लॉ को। बहुत इंपॉर्टेंट है वाला पार्ट। सबसे पहली जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन ही है उसको आप स्पीकर से डिसाइड मत कराओ। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए
द डिस्क्वालिफिकेशन shall be decided by President of India on the advice of Election Commission. The question of disqualification shall be decided by the President on the advice of Election Commission. कोई दिक्कत? Second, anti-defection should only be used for confidence and no confidence motion. आप anti-defection को यूज करो, अच्छी चीज है, बट किसके लिए यूज करो? It should only be used for confidence motion एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. सरकार विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इसके लिए आप डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन को लो करो, यूज करो. आप एमपीज एमएलएज को बोलने का अधिकार दो जिससे अपना डिसेंट रख सकें. थर्ड, लॉ कमीशन ने सजेशन दिया है, लॉ कमीशन सजेस्टेड टू बैन मर्जर और टू रिमूव द मर्जर, कि मर्जर भी नहीं होना चाहिए. अगर मर्जर भी हो रहा है वो भी लोगों की विल के अगेंस्ट है, लोगों ने उनको चुना है दूसरी पार्टी के लिए, वो दूसरी पार्टी में नहीं मिलने चाहिए. लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है. सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन. कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन को अटल बिहारी वाजपेयी ने गठित किया था अंडर जस्टिस वेंकट चिलैया के अंडर. और उसने रिकमेंडेशन दी है कि जो आदमी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई किया है उसको आप डिस्क्वालीफाई करो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने से भी. क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई. और एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कर्नाटका असेंबली स्पीकर का डिसीजन. अब होता क्या है, मैं एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गया. एग्जांपल लेते हैं मध्य प्रदेश का. मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ज्योतिराव सिंधिया ने क्या करा, 20-25 लोगों को डिफेक्ट करा के बीजेपी में ले गए. उनकी मेंबरशिप गई, बट बीजेपी में जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बाई इलेक्शन, और दोबारा से एमपी बन गए, एमएलए बन गए. डिफेक्ट किया, पैसे भी लिए और दोबारा से क्या बन गए, वो एमएलए बन गए. तो यहां पे तो एंटी डिफेक्शन लॉ फेल हो गया. तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो आदमी डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया है उसको रिमेनिंग टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो पूरी, उसको बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होना चाहिए. दीज आर द सम रिकमेंडेशंस थ्रू विच वी कैन स्ट्रेंथन आवर एंटी डिफेक्शन लॉ. उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा. थैंक यू.